हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में माउंटेन का रोमांटिक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओनिंग बैठी होती है और आसमान पर चांद और सितारों को देख रही होती है, जबकि जीडियान भी उसके साथ ही बैठा होता है। जीडियान शर्माते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त सीन को खराब करने के लिए वहाँ पर ज़ूफेन आ जाता है। जीडियान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। जाओनिंग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और भागती हुई ज़ूफेन के पास आ जाती है, जबकि जीडियान दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लेता है। जीडियान ज़ूफेन से पूछता है, चलो जल्दी से बताओ, तुमने थंडर स्काईलार्क की बॉडी के साथ क्या किया है। ज़ूफेन हंसते हुए उससे कहता है, मैंने उसकी बॉडी के छोटे छोटे 8 टुकड़े कर दिए हैं। जाओनिंग उसकी बात सुनकर चिल्लाना शुरू कर देती है। जीडियान जाओनिंग से कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा स्पिरिट बीस्ट को इसी तरह किया जाता है, उनके टुकड़े करके या तो उनको खा लिया जाता है या फिर उनको रिफाइन कर लिया जाता है। ज़ूफेन जीडियान से कहता है, अगर तुमने गैस कर लिया कि मैंने उसकी बॉडी के साथ क्या किया है तो मैं तुम्हें भी दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें गैस करना होगा कि मैंने उसकी बॉडी के साथ क्या किया है और उससे क्या चीज बनाई है। जीडियान ज़ूफेन से कहता है, क्या वाकई में मैं गैस करूंगा और तुम मुझे दे दोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कोई भिखारी नजर आता हूँ? मैं तुमसे कोई चीज क्यों लेने लगा? मैं हेड ऑफ द 7th फैमिली हूँ, फ्यूचर हेड। मैं फ्यूचर हेड बनने वाला हूँ। मेरा ताल्लुक 7 बड़ी फैमिली से है। मुझे तुम्हारे जैसे किसी से कोई चीज नहीं चाहिए। साथ ही जीडियान बड़ा ही बुरा सा मुंह बनाकर उसे कहता है, मैं जीडियान, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर किसी बीस्ट के हाथों से मर भी जाऊँ फिर मैं तुम्हारे पास से कोई चीज नहीं लूंगा, मैं तुम्हारी चीज नहीं लूंगा। लेकिन ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ घूम जाता है और कहता है, यंग मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो बहुत ज्यादा काइंड हैं। जीडियान चिल्लाकर उसे कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देखा करो, इस तरह पीठ मत दिखाओ। जीडियान ज़ूफेन से कहता है, क्या तुम्हें पता है आज हमारी जाओनिंग का 16वां जन्मदिन है, इसलिए आज ये बहुत ज्यादा इमोशनल थी, इसे अपने डैड की याद आ रही थी। ज़ूफेन जाओनिंग की तरफ देखता है तो जाओनिंग शर्माना शुरू कर देती है। ज़ूफेन जीडियान की बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ता है और सीधा जाओनिंग के पास चला जाता है और कहता है, अच्छा तो आज तुम्हारा 16वां जन्मदिन है। अब क्योंकि जाओनिंग मुझे अपना भाई कहती है तो भाई होने के नाते मुझे इसे गिफ्ट तो देना चाहिए। वो अपने पास से एक रिंग निकालता है और उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगली में एक रिंग पहना देता है। जाओनिंग उसे कहती है, ये क्या है? ज़ूफेन उसे कहता है, मैंने थंडर स्काईलार्क की बॉडी से इस रिंग को बनाया है, ये एक स्टोरेज रिंग है, तुम इसके अंदर लिविंग क्रीचर्स को भी स्टोर कर सकती हो। और साथ ही ज़ूफेन उसे अपना हाथ भी दिखाता है और कहता है, मेरे पास भी एक है, हम दोनों के पास सेम रिंग है। ये रिंग बाकी की सारी स्टोरेज रिंग से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। इसके अंदर बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स है जो बहुत ज्यादा आसान है और तुम इनको इस्तेमाल भी कर सकती हो। ज़ूफेन उसे कहता है, इस रिंग की एक और बड़ी खासियत है, ये दोनों रिंग्स आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होती है। जैसे ही इसमें अंदर से एनर्जी निकलेगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब हूँ, या फिर मुझे पता चल जाएगा कि तुम मेरे बहुत ज्यादा करीब हो। और साथ ही वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने हाथ जोड़ते हैं, जबकि जीडियान कुछ और ही समझ रहा होता है। वो कहता है, इन दोनों के पास एक एक रिंग है। ज़ूफेन ने अपने पास एक रिंग रखी और एक लड़की को दे दी, इसका मतलब ये दोनों तो आपस में रिंग्स पहनाकर एंगेजमेंट कर रहे हैं। जीडियान ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा भी जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है और चिल्लाते हुए ज़ूफेन से कहता है, ज़ूफेन मुझे भी एक रिंग दो। ज़ूफेन उसे कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है। जीडियान आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है, मुझे भी एक रिंग चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के पास एक एक रिंग हो, मेरे पास भी एक रिंग होनी चाहिए, वरना लोग क्या समझेंगे कि तुम दोनों के पास रिंग्स क्यों हैं। तो जल्दी करो और मुझे भी एक रिंग दो। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा नहीं है तो अपनी उतार कर मुझे दे दो। ज़ूफेन जल्दी से अपने पास से एक और रिंग निकालता है और उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है, हम तीनों माउंटेन ऑफ बीस्ट पर इकट्ठे आए थे और इकट्ठे ही सारी मुश्किलों का सामना किया। तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम्हारे लिए एक रिंग नहीं बनाऊंगा? मैंने अपने तीनों के लिए एक एक रिंग बनाई है। जीडियान उसकी बात सुनने के बाद शर्मिंदा हो जाता है और जल्दी से पीछे की तरफ घूमकर उस रिंग को पहन लेता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं इस रिंग को रख लेता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। और साथ ही जीडियान भागता हुआ जाओनिंग के पास चला जाता है और उसके हाथ के साथ अपना हाथ जोड़कर कहता है, देखो मेरे पास भी एक रिंग है, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और कभी भी जुदा नहीं हो सकते, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लूंगा। और यहीं पर फिर से मूड को खराब करने के लिए ज़ूफेन उसे कहता है, तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम्हें मेरी कोई चीज नहीं चाहिए और अब जरा देखो तो सही, तुम अपनी रिंग को पहनकर कितने ज्यादा खुश लग रहे हो। जीडियान उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। जीडियान चिल्लाते हुए उसे कहता है, हम तीनों फ्रेंड्स हैं, हम तीनों को अपना सब कुछ शेयर करना चाहिए, तुम्हारे पास जो है वो मेरा है और मेरे पास जो है वो तुम्हारा है। ज़ूफेन उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई। जीडियान कहता है, मेरी तरफ चेहरा करके मुझसे बात करो। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था और वो दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि जाओनिंग उन दोनों के बीच में खड़ी मुस्कुरा रही होती है और कहती है, ये जिंदगी कितनी ज्यादा अच्छी है, मुझे 2 दोस्त मिल गए। मैं चाहती हूँ कि हमेशा के लिए वक्त यहीं पर थम जाए और मैं यहीं पर इन दोनों के साथ ही रहूँ क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसी वक्त माउंटेन ऑफ बीस्ट के क्लिफ के ऊपर उस पंछी को दिखाते हैं जो कि इंसानी शक्ल में खड़ा होता है। वो उन तीनों को देखकर मुस्कुराता है और फिर पंछी बनकर वहाँ से उड़ जाता है। सीन 1 महीने के बाद का होता है
उन्हें थर्ड एरिया से फर्स्ट एरिया में आने में तकरीबन 1 महीना लगता है। ज़ूपेन उन दोनों से कहता है अब हम लोग फर्स्ट एरिया में आ चुके हैं, जहाँ से किंगमिंग सिटी तक जाने का रास्ता बहुत ज्यादा आसान है। तुम दोनों यहाँ से सीधे चलते रहो और इस शहर से बाहर निकल जाओगे। ज़ूपेन भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है हालांकि मैं थंडर स्काईलॉर्ड को अपने लिए हासिल नहीं कर सका, लेकिन मुझे उसका एक अंडा मिल चुका है। मैं उसके बेबी को निकाल कर उसको ट्रेन करूंगा और साथ ही मुझे 2 ऐसे दोस्त मिल गए हैं जो कि जिंदगी और मौत में मेरा साथ देंगे। ज़ाओ निंग ज़ूपेन से कहती है लेकिन 7th एल्डर का क्या, वो तो हमारा पीछा करेगा, वो तो अभी भी हमें ढूंढ रहा होगा। ज़ूपेन उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि वो हमें ढूंढ रहा होगा, क्योंकि उसे लगता है कि हम लोग मर चुके हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने उसे देखा था वो मुझ पर अटैक करने वाला था। उसी वक्त उसे पता चला कि वहाँ पर एक बहुत ही डेंजरस मॉन्स्टर आ रहा है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा घबरा गया कि वो वहाँ से भाग गया और वो यही सोच रहा होगा कि हम लोग उस मॉन्स्टर के हाथों मारे गए होंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब वो मजीद हमारा पीछा करेगा। ज़ीडियन ज़ूपेन से कहता है तो वहाँ पर ऐसा कौन सा डेंजरस मॉन्स्टर आया था जिसने हमें छोड़ दिया लेकिन उसको डराकर भगा दिया। ज़ूपेन कहता है मुझे कैसे पता होगा। ज़ीडियन कहता है तुम्हें क्यों नहीं पता। ज़ूपेन ज़ाओ निंग से कहता है एक बार तुम इस सिटी से बाहर चली जाओ, उसके बाद तुम कहाँ पर जाओगी, तुमने क्या कुछ सोचा है। ज़ाओ निंग ज़ूपेन से कहती है ब्रदर ज़ूपेन तुम जहाँ पर जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ज़ीडियन ये बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। अब यहाँ पर ज़ीडियन की एंट्री होती है। ज़ीडियन ज़ाओ निंग से कहता है तुम मेरे साथ जिन्हो मैंशन क्यों नहीं चलती, वहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, तुम मेरे साथ वहाँ पर हमेशा रह सकती हो। अगर तुम्हारी फैमिली वहाँ पर तुम्हें वापस लेने के लिए भी आती है तो मेरी फैमिली वाले तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ पर मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत के लिए रहूंगा। ज़ाओ निंग उसे कहती है चलो भी ठीक है मैं तुम्हारे साथ जिन्हो मैंशन चलती हूँ। ज़ीडियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ज़ाओ निंग ज़ीडियन से कहती है मैंने कभी 7th फैमिलीज को नहीं देखा, योमिंग वैली वालों के अलावा, मैं भी देखना चाहती हूँ। ज़ीडियन कहता है जरा ज़ाओ निंग की तरफ तो देखो, ये कितनी ज्यादा खुश है। ज़ूपेन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी इनवाइट करना चाहूंगा, तुम भी मेरे साथ आ सकते हो जिन्हो मैंशन में। ज़ूपेन आगे बढ़ जाता है और कहता है नहीं मुझे जिन्हो मैंशन में नहीं आना, मेरे पास बहुत सारे काम है जो मुझे अभी करने हैं, मुझे फ्यूचर में कभी मौका मिला तो मैं तुम दोनों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। ज़ूपेन क्योंकि काफी आगे बढ़ जाता है। ज़ीडियन उसे कहता है ज़ूपेन अगर तुम वाकई में मेरे भाई हो और मुझे अपना दोस्त मानते हो तो फिर पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखो, मैं सच्ची में चाहता हूँ कि तुम मेरे जिन्हो मैंशन में आओ। लेकिन ज़ूपेन पीछे की तरफ देखने की बजाय हंसना शुरू कर और कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारे जैसा मेरा कोई भाई नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारे जैसा कोई भाई चाहिए। ज़ीडियन उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन उसी वक्त उन तीनों को आवाज आती है कि तुम तीनों में से यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता, यहीं पर रुको। और वहाँ पर कोई आता है, वूश करके वहाँ पर किसी की लैंडिंग होती है, काफी ज्यादा धूल उड़ती है। वो तीनों देख रहे होते हैं कि इस धूल में से कौन निकलने वाला है। तो जनाब इस धूल के अंदर से ज़ाओ निंग के ग्रैंडपा निकलते हैं, जो कि काफी अर्सा पहले ज़ाओ निंग को ढूंढने के लिए घर से निकले थे। ज़ूपेन उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ज़ूपेन उसे पहचानता है। ज़ूपेन कहता है ये तो चैंपियन ऑफ द हेवंस है, ये इसका निकनेम है। ज़ूपेन ज़ीडियन से पूछता है क्या ये भी योमिंग वैली का एक एल्डर है। ज़ीडियन उसे कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ज़ूपेन कहता है लेकिन इस बूढ़े की शक्ल को देखकर तो लग रहा है जैसे ये हमें कच्चा खा जाएगा। ये योमिंग वैली से हो या ना हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा गुस्से में है और ये हमें यहाँ से जाने नहीं देगा, इस बात में तो कोई शक नहीं, ये हमारा दुश्मन है। लेकिन उसी वक्त ज़ाओ निंग ग्रैंडपा कहते हुए सामने की तरफ भाग जाती है। ज़ीडियन भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब ये तो ज़ू फैमिली से है। तो मैंने जिस चैंपियन ऑफ द हेवन के बारे में सुन रखा था वो ज़ू फैमिली से है। ग्रैंडपा जल्दी से अपनी पोती को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं तुम कहाँ पर भाग गई थी, मैंने पूरे इस जंगल को छान मारा, मैं पिछले कई महीनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, घर वापस नहीं गया, मैं तुम्हें लेकर ही वापस जाने वाला था लेकिन तुम मुझे मिली नहीं। ज़ाओ निंग रोना शुरू कर देती है और कहती है प्लीज ग्रैंडपा मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। दादाजी उसे कहते हैं कोई बात नहीं, हमारी परेशानी तो बहुत छोटी है। साथ ही ग्रैंडपा गुस्से के साथ दोनों लड़कों की तरफ देखकर कहते हैं तो पिछले कुछ महीनों से तुम इन दोनों लड़कों के साथ थी, कहीं इन दोनों लड़कों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। ज़ाओ निंग शर्माना शुरू कर देती है और कहती है ग्रैंडपा आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। ग्रैंडपा उन दोनों लड़कों से कहते हैं चलो जल्दी से बताओ तुम दोनों में से किसने मेरे बड़े पोते ज़ू गैंग को मारा था। ग्रैंडपा जैसे ही अपनी बात को मुकम्मल करते हैं ज़ीडियन चिल्लाते हुए ज़ूपेन की तरफ इशारा करके ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मुझे तो पता भी नहीं आपका पोता कौन है, इसी लड़के ने आपके पोते को मारा होगा, मैं तो कुछ ही अर्सा पहले आपकी पोती से मिला हूँ। ज़ूपेन सोच रहा होता है थोड़ी देर पहले जो मुझसे कह रहा था कि हम दोनों भाई हैं। ज़ूपेन ग्रैंडपा से माफी मांगते हुए कहता है उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये आपकी पोती का भाई है, इसलिए मैंने गलती से उस पर अटैक कर दिया, प्लीज मुझे इस बात के लिए माफ कर दें। ग्रैंडपा ज़ीडियन से कहते हैं तो इसका मतलब मेरे पोते को इस लड़के ने मारा था जिसने माफी मांग ली है, तो दूसरा लड़का वो तुम हो जिसने मेरी पोती ज़ाओ निंग को घर से भगाया है, तुम वो लड़के हो जो मेरी पोती से प्यार करते हो और इसे घर से लेकर भागे हो। ज़ाओ निंग के डैड ने ग्रैंडपा को घर में आकर यही बताया था कि वो एक लड़के के साथ है और मुझे इस लड़के पर पूरा भरोसा है, मैंने अपनी बेटी को उसके साथ भेज दिया है। ग्रैंडपा को लगता है शायद ज़ाओ निंग किसी से प्यार करती है और उसके साथ घर से भाग गई है। ज़ीडियन भी ग्रैंडपा की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ज़ूपेन का गला पकड़ लेता है और कहता है ये तुमने कैसी हरकत की है, क्या तुम ज़ाओ निंग को पसंद करते हो जो तुम उसे घर से लेकर भाग कर आए हो। ग्रैंडपा ज़ीडियन की तरफ इशारा करते हुए ज़ाओ निंग से कहते हैं ज़ाओ निंग इस लड़की के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है,
ये लड़का तो तुम्हारे भागने की बात सुनकर मुझसे भी ज्यादा शॉक हो गया है, जबकि जाओनिंग ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। शर्माते हुए सोच रही होती है, मेरे ग्रैंडपा तो बिल्कुल एक इडियट है, इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इस तरह की बातें खुले में कैसे कर सकते हैं। जू फैन जीटियान को पीछे की तरफ हटाते हुए कहता है, लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने सिर्फ जाओनिंग को माउंटेन ऑफ बीच पर गाइड के तौर पर लेकर आया हूँ, मेरा उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। दादाजी एक लंबी सांस लेते हैं और दोनों से कहते हैं, अब जबकि पिछले कुछ महीनों तक तुम दोनों ने जाओनिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ और तुम दोनों को नहीं मारता। और वो जाओनिंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, चलो जाओनिंग घर वापस चलते हैं। वह उन्हें पीछे से आवाज देता है और कहता है, रुको, तुम दोनों वापस नहीं जा सकते। ग्रैंडपा उसे गुस्से के साथ कहते हैं, क्या तुम हमें यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हो। जू फैन कहता है, आप जाओनिंग को वापस नहीं ले जा सकते, मैं तो आपसे भी यही कहूंगा कि आपको भी वापस नहीं जाना चाहिए। और यहीं पर हमारी एपिसोड 41 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि जू फैन उन्हें वापस जाने से क्यों रोक रहा है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।